हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का पाठ 8 उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसको लिखा है प्रसिद्ध साहित्यकार उपन्यासकार किसने बताइए? रेणु जी। यस, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस पाठ की रचना की है और ये एक ऐसा पाठ है जो हम सबको एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, एक नई कल्पना में ले जाएगा और बहुत कुछ नया अनुभव कराने वाला है। जैसा सामान्य तौर पर हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं किसी नदी के बारे में या किसी फसल या बहुत सारी जो भी नेचुरल चीजें हैं या जो भी प्राकृतिक उपहार है प्रकृति प्रदत्त, उनके बारे में यहां कुछ अलग ही हमें देखने को मिलेगा। इसलिए आपको रहना है मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप समझ सकें कि फणीश्वरनाथ रेणु जी कहां के रहने वाले थे, जन्म कब हुआ, कौन कौन सी रचना है, साथ ही साथ उत्तरी स्वप्न परी क्या किसी परी की कहानी है, परी लोक की कहानी है, जादू की छड़ी घुमाने की कहानी है या कुछ और ही है। आओ चलते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं लेखक परिचय। नाम फणीश्वरनाथ रेणु, जन्म 4 मार्च सन 1921। याद रखिएगा, अक्सर फणीश्वरनाथ रेणु जी का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। 4 मार्च 1921 से 11 अप्रैल 1977 तक, तो 1921 से 1977। जन्म स्थान औरा ही हिंगना, जिला पूर्णिया, वर्तमान अररिया, बिहार। पिता शिलानाथ मंडल। शिक्षा प्रारंभिक गढ़बनेली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में। माध्यमिक विराटनगर, नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में। भाषा ज्ञान मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, नेपाली आदि भाषाओं का आपको ज्ञान था। हिंदी का था, अंग्रेजी का था, बंगला का था, नेपाली भाषा का ज्ञान था। इसके अलावा भी और कई भाषाओं का ज्ञान था फणीश्वरनाथ रेणु को। ठीक है, और देखते हैं विशेष संपर्क। विराटनगर के स्कूली जीवन में ही वीपी कोइराला से संपर्क जो प्रगाढ़ हो गया तथा राजनीतिक गतिविधियों का बीज सिद्ध हो गया। प्रगाढ़ मतलब बहुत मजबूत। राजनीतिक गतिविधियां, सन 1942 के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी। सन 1950 में नेपाल में दमनकारी, अत्याचारी राजाशाही के विरुद्ध क्रांति एवं राजनीति में जीवंत भूमिका। सन 1972 के बाद पुनः राजनीति में सक्रिय निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े और हारे भी। सन 1974 में जेपी आपको पता है ना, जयप्रकाश नारायण जी के आग्रह पर पुनः बिहार आंदोलन में सक्रिय। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री का त्याग, पद्मश्री उपाधि अलंकरण, परंतु उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया कि सत्ता के विरोध में मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनका आत्मसम्मान उनके लिए सर्वोपरि था। वृत्ति सन 1948 से 50 के बीच फारबिसगंज के सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकपाल की नौकरी। इस दौरान वहां की सभी पुस्तकें पढ़ गए थे। ऑल इंडिया रेडियो में कुछ दिनों की नौकरी, गांव पर कृषि कार्य की देखभाल और स्वतंत्र लेखन। प्रमुख कृतियां मैला आंचल पहला प्रथम उपन्यास, परती पर कथा दूसरा उपन्यास, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ये सब उपन्यास है। ठुमरी, हाथ का जस, जस यहां पर यश। ठीक है। मेरी प्रिय कहानियां, अगिन खोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, कहानी संग्रह, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा संस्मरण और रिपोर्टाज। रेणु रचनावली 5 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित। मैला आंचल और तीसरी कसम पर फिल्म बनी जो काफी लोकप्रिय है। तीसरी कसम पर फिल्म बिल्कुल, जिसमें राज कपूर जी और वहीदा रहमान जी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। वो गीत है ना, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है,
एक वो दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, ये रेणु जी की ही कथा थी, पटकथा कह सकते हैं उसको, जिस पर फिल्म बनाई गई। ठीक है, इन्हीं की रचना थी। अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। एक ऐसी नदी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नदी नाम सुनते ही कुछ अच्छा सा आता है कि नदी जो जीवनदायिनी होती है, नदी जो सबकी प्यास बुझाती है, नदी जो फसलों को सिंचित करती है, नदी जो वातावरण में स्वच्छता, सुंदरता, कल कल छल छल करती बहती है। ये हमारे मन में विचारधारा आती है नदी को देखकर या सुनकर। नदी नदी शब्द आते ही मस्तिष्क में यही आता है, अच्छा नदी, अरे ये तो प्रकृति का अनमोल उपहार है, इससे तो हर एक प्राणी की प्यास बुझती है। लेकिन यहां एक ऐसी नदी का वर्णन है जो है तो नदी, लेकिन उसे डायन कहा है। डायन जो सबको जीते जी खा जाती है, मार डालती है। क्यों? कोसी नदी या उसके किसी अंचल के संबंध में जब भी कुछ कहने या लिखने बैठता हूं तो कैसा लगता है लेखक को? बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है, क्योंकि कोसी से लेखक रेणु जी का व्यक्तिगत नाता है, व्यक्तिगत रिश्ता है। क्योंकि कोसी नदी के बारे में सिर्फ उन्होंने सुना ही नहीं है, बल्कि भोगा भी है, स्वयं उसका अनुभव भी किया है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि जब भी कोसी नदी के बारे में कुछ लिखने बैठता हूं तो बात व्यक्तिगत हो ही जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोसी हमारे लिए नदी ही नहीं, माई भी है। पुण्य सलिला, छिन्न मस्ता, भीमा, भयानका भी, प्रभावती कोसी मैया। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा क्या हुआ कि कोसी को डायन की संज्ञा दी गई? यहां तो बहुत अच्छा लिखा है, जैसे हमने अभी कहा था कि नदी का मतलब नदी शब्द सुनते ही बड़ा अच्छा लगता है, तो यहां भी लेखक ने यही कहा है कि हमारे लिए नदी नहीं, माई भी है, मां भी है, जो हमारा भरण पोषण करती है। हम कोसी के उस अंचल के वासी हैं। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि वे कोसी नदी के उस अंचल, उस क्षेत्र के वासी हैं जिससे होकर करीब 300-400 वर्ष पहले कोसी बहा करती थी। अभी नहीं है वहां से, अब नहीं बहती है वहां से, 300-400 वर्ष पहले कोसी बहा करती थी। हम उसी अंचल के निवासी हैं और यह तो सर्वविदित है कि कोसी जहां से भी गुजरती वहां की धरती कैसी हो जाती थी? काली मिट्टी भी सफेद बालूचरों में परिवर्तित हो जाती थी, बांझ हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। सोना उपजाने वाली काली मिट्टी सफेद बालूचरों में बदल जाती थी। लगभग 300-400 वर्ष पहले की ये कथा बता रहे हैं लेखक, जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्पना की बुनी हुई कोई चादर हो, ये सत्य है, बिल्कुल प्रमाणित कि हां ऐसा होता था। जहां जहां से कोसी नदी गुजरती वहां की काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बांझ हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, सफेद बालूचरों में परिवर्तित हो जाती थी, रेत के कणों में। ऐसा क्यों? लाखों एकड़ बंध्या धरती उत्तर नेपाल की तराई से शुरू होकर दक्षिण गंगा के किनारे तक फैली परती के नक्शों को 2 असम भागों में बांटती हुई। इस परती के उदास और मनहूस बादामी रंग को बचपन से ही देखता आया हूं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न, हर एक पैराग्राफ से कम 10-15 प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हर एक बात को ध्यान से सुनो बेटा। परती के उदास और मनहूस बादामी रंग को बचपन से ही देखता आया हूं, ये लेखक ने अपने अनुभव बताए हैं। दूर तक फैली साकार उदासी, सबके चेहरों पर उदासी, मुस्कुराने हंसने का तो कोई जैसे नामो निशान ही नहीं था।
जिस पर बरसात के मौसम में क्षणिक आशा की तरह कुछ दिनों के लिए हरियाली छा जाती थी। क्षणिक, जैसे पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। केवल बरसात के दिनों में वहां कुछ थोड़ी बहुत क्षणिक हरियाली छा जाती थी, अन्यथा 12 महीने दिन रात, सुबह शाम धूसर और वीरान, सन्नाटा, उदासी, मनहूसियत, मासूमियत। और इस मरी हुई मिट्टी पर बसे हुए इंसान, मिट्टी, मरी हुई धरती की लाश, बांझ धरती, फिर इंसानों का भी बड़ा बुरा हाल था। मलेरिया और कालाजार से जर्जर शरीर। ऐसी बीमारियां उनको जकड़ती थीं क्योंकि ना तो शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी है, ना ही भोजन है, ना अन्न जल, कुछ नहीं। जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए अन्न जल वायु ये सब आवश्यक है, अनिवार्य है, यही यदि ना हो तो मनुष्य भला कैसे जीवित रह सकता है? तो मलेरिया और कालाजार से जर्जर शरीर, रक्त, मांसहीन, चलते फिरते नरकंकाल की भांति थे वहां इंसान, जिनकी जिंदगी में ना कहीं रस, ना कोई रंग, रोने और कराहने के सिवा कुछ भी नहीं था। पूरा जीवन रंगहीन, रसहीन, सिर्फ दुख, आंसू, उदासी यही दिखाई देता था। ना वे हंसना जानते थे, ना ही वे मुस्कुराना, जिनके चेहरों पर हमेशा आतंक की, डर की, भय की रेखाएं छाई रहती थी कि पता नहीं अगले ही पल किसकी मृत्यु आ जाए। और आंखों में दुनिया भर की उदासी। ऐसी आंखों में रंगीन और सुनहरे सपने कैसे पल सकते हैं? जब आंखों में उदासी, वो सब कुछ देख रहे हैं कि क्या हुआ है, कल जो था आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं होगा। उन्हें पता था, पलक झपकते ही, चुटकी बजाते ही सब कुछ जैसे नाश हो जाता था। कैसे उनके आंखों में सुनहरे सपने पलेंगे? कैसे उनकी आंखों में आशावादी सपने सजेंगे? बिल्कुल असंभव। ऐसी थी वहां की स्थिति। क्या होगा? बचपन के उन दिनों की याद आती है। हर साल हमारे 1 दर्जन साथी, हम जोली, हमसे बिछुड़ जाते थे। लेखक बताते हैं कि बचपन के उन दिनों की बात उन्हें याद आती है जब उनके करीब करीब 1 दर्जन साथी हर साल गुजर जाते थे। सबको ये भी डर लगता था कि हो सकता है अगले साल हम ना हो। अगले साल क्या, अगले महीने ही ना रहे, अगले महीने क्या, शायद अगले दिन ही ना रहे, या अगले पल। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हर ऐसे मौके पर हमें यह एहसास होता शायद अगले साल हम नहीं रहेंगे, अगले साल के अगले महीने, दूसरे दिन, अथवा हर घड़ी घड़ा फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने मैलेग्रेंड मलेरिया में मरते हुए लोगों को देखा था 1.5 घंटे में। सिर्फ जिस बीमारी जो दिया ना, मैलेग्रेंड मलेरिया, यदि इस बीमारी का कोई शिकार हो गया तो सिर्फ 1.5 घंटे में उसकी मृत्यु निश्चित। किंतु विधाता की सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह निराशा के घोर अंधकार में भी नन्ही आशा का टिमटिमाता दीप लेकर आगे बढ़ता रहा है, अंधकार से लड़ता रहा है। सच में जहां जहां भी हम देखते हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसको सही रूप किसने दिया? मनुष्य ने। निराशा के बादल छाए हुए थे, लेकिन फिर अचानक एक व्यक्ति ने ये किया। हम कई कहानियां सुनते हैं, सत्य घटना पर आधारित हम चर्चाएं सुनते हैं। ये सब कैसे? ये मनुष्य की बुद्धि, बल और आशा भरी दृष्टि से। सब कुछ जैसे सब कुछ मनुष्य के हाथ में है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में आशा की किरण। तो लेखक यही बताना चाहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे नन्ही आशा का टिमटिमाता हुआ दीप लेकर आगे बढ़ता रहा है हमेशा, और अंधकार से लड़ता रहा है। ये मानव की शक्ति। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि कोसी के किसी अंचल पर कुछ कहते समय मेरी बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाया करती है। आज ही नहीं, 20-25 साल पहले से ही, क्योंकि लेखक स्वयं भोगी रहे हैं, वहां के निवासी रहे हैं, वहां का जनजीवन सब कुछ देखा हुआ है उन्होंने। याद है 20-22 साल पहले डायन कोसी शीर्षक से मेरा एक रिपोर्ट था जनता में प्रकाशित हुआ था।
शीर्षक डायन कोसी था और ये था एक रिपोर्टाज जो जनता में प्रकाशित हुआ था। रिपोर्टाज जिसका अंत आशा भरे इन शब्दों में हुआ था, परती के दिन फिरेंगे, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैले जाएंगे। अब देखो, इस रिपोर्टाज ने मेरे दोस्तों को एक मसाला दे दिया। वे अक्सर मुझसे चिढ़ाने लगे और कहते, क्यों, आपके प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल गए क्या? व्यंग कसते थे उन पर कि कागज पर लिखना सब कुछ कितना आसान है, देखो जरा चल क्या रहा है। जनाब, आपके सुनहरे सपनों के अंडे कब फूटेंगे, सोने की चिड़ियां कब चहचहाएंगी, ये सब उन्होंने इस रिपोर्टाज में लिखा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे वहां के लोगों को एक मसाला मिल गया कि तुम जो लिखते हो ना, हवाई कल्पना करते हो। तरह तरह के व्यंग कसे जाते थे लेखक पर, लेकिन किसे पता था कि ये सत्य हो जाएगा। आओ देखते हैं, आगे चलते हैं। मैं पहले थोड़ा अप्रतिभ हो जाता, फिर हंसकर दृढ़तापूर्वक जवाब देता, आजादी की पहली सुबह। अब लेखक के मित्रजन या जो भी उनके सहयोगी थे, सहयोगी क्या कहें, हम जोली, हर कभी उनका मजाक उड़ाते, उन पर व्यंग कसते कि क्यों भाई, चिड़िया चहचहाने लगी, फसल लहलहाने लगी, धान की हरी हरी खेती आने लगी, या सिर्फ तुम किताबों तक सीमित रहोगे? तो लेखक कहते, अरे ठीक है भैया, पहले तो वो थोड़ा सा मतलब बेचारे ऐसे सहम जाते, लेकिन उसके बाद फिर कहते, आजादी की पहली सुबह तक सब कुछ देखना ठीक हो जाएगा, जो मैंने लिखा है वैसा हो जाएगा। आजादी के बाद इसी अंचल की पृष्ठभूमि में मेरा पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ। कब हुआ बेटा? आजादी के बाद इसी अंचल की पृष्ठभूमि में मेरा पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसका एक प्रमुख पात्र जो मलेरिया और कालाजार उन्मूलन में लगा हुआ है, इसी इलाके से अपने एक प्रियजन को पत्र लिखता है। यहां की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की जिंदगी के सुनहरे सपनों और अधूरे अरमानों को बटोरकर यहां के प्राणियों के जीव कोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में, कंदरा मतलब गुफाओं में, अरुण तिमुर सुडकोसी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। ये लिख दिया। ये लेख तो जैसे सबके मृत शरीर में जैसे जान फूंक गया हो, सबके उदास चेहरों पर जैसे मुस्कुराहट ला गया हो। लेखक ने जब ये सुना, सच में क्या तो उनको लगा कि सच में जो उन्होंने सोचा था, क्या वो अब पूरा होगा। लाखों एकड़ बंध्या धरती, कोसी कवलित भरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी। शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, मातरम है ना, सुना होगा ना आपने। कफन जैसे सफेद बालू भरे मैदानों में धानी रंग की जिंदगी की बेलें लग जाएंगी। मकई के खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। मोती जैसे सफेद दांतों की दूधिया चमक सबको दिखाई देगी। हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। ये लिखा। और तब मेरे दोस्तों को मजाक के लिए धानी रंग, जिंदगी की बेल, मकई के खेत, दूधिया चमक जैसे कई शब्द मिल गए। फिर उन्होंने उन शब्दों को पकड़ा और फिर व्यंग कसने लगे, फिर मजाक उड़ाने लगे कि अरे अरे दूधिया दांत, क्या बात है, जिंदगी की बेल, धानी रंग। समय असमय मेरे इन शब्दों के व्यंग्यबाण से मुझे ही मर्माहत करने का अवसर वे नहीं खोते। जब कभी भी उन्हें समय मिलता, बस शुरू हो जाते धानी रंग, दूधिया दांत। और सुनाओ, और क्या लिखा है तुमने? अच्छा, एक और बात हम कह सकते हैं बेटा कि उनके इस तरह के निराशा भरे शब्दों के पीछे बहुत बड़ा कारण था। वे देख रहे थे, वे जी रहे थे, वे भोग रहे थे, क्योंकि हर इंसान तो एक सा नहीं हो सकता, हर इंसान आशावादी भी नहीं हो सकता। यदि 100 व्यक्ति हैं
तो उसमें से 90 व्यक्ति तो निराशावादी ही होते हैं, बाकी मुश्किल से 10% लोग आशावादी हो सकते हैं, 10 से भी कम। इसलिए उन्होंने जो भोगा, जो भुगता, जो उन्हें दिख रहा है, उस आधार पर लेखक को कहते रहते वे। और मैं हमेशा पूर्ववत, मैं भी बस पहले की तरह हंसकर कभी आशा भरी कोई बड़ी बात अथवा किसी श्लोक या किसी पद की ऐसी ही पंक्ति कह देता, नर ना हो निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो भाई अपने मन को निराश मत करो। इसलिए जब सचमुच एक दिन कोसी योजना का आयोजन होने लगा, मैं अपने को जब्त नहीं रख सका, अपने को मैं चुपचाप नहीं रख सका कि क्या सच में कोसी नदी पर बांध बन रहा है, क्या डैम का निर्माण किया जा रहा है। मैं तो जैसे, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वप्न देख रहा हूं, दिन में सपने सजा रहा हूं या दिन में सपने देख रहा हूं। तभी तो उतरी स्वप्न परी हरी क्रांति। दू ने उत्साह से अपना दूसरा उपन्यास परती पर कथा में लगा दिया। उपन्यास लिखने के दौरान पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या में लीन देवगणों को बार बार जाकर देखा था। मेरा नया तीर्थ बराह क्षेत्र, जहां आदमी लड़ रहे थे, बड़े बड़े टनेल में पहाड़ काटने वाले पहाड़ी जवानों से बातें करके धन्य हो जाता। जहां आदमी लड़ रहे थे, बेटा यहां आदमी लड़ रहे थे मतलब आपस में लड़ाई या ये नहीं कि द्वंद्व युद्ध चल रहा हो। बड़ी बड़ी कंदराओं से, बड़ी बड़ी चट्टानों से, बड़े बड़े पहाड़ों से लड़ रहे थे, अर्थात इतनी मेहनत, इतना परिश्रम कर रहे थे, क्योंकि ना तो जब कोई मशीन्स हुआ करती थी, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या तकनीक थी कि जरा सा कुछ मशीन चला दी और सब कुछ रास्ता बन जाएगा या बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाएंगी, डायनामाइट नहीं था। मतलब कहने का तात्पर्य यही कि जहां आदमी लड़ रहे थे, टनेल में पहाड़ काटने वाली पहाड़ी जवानों से बातें करते हुए धन्य हो जाता। वहां के लोगों से जब लेखक मिले, लेखक को एक नई ऊर्जा, नया जोश, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कुराहट। उन्हें तो ऐसा लगा कि बस जैसे उनका स्वप्न या सपना साकार हो रहा है। और देखते, अब परीक्षा करने वाले विशेषज्ञ को श्रद्धा तथा भक्ति से प्रणाम करके लौट आता। हर बार नई आशा की रंगीन किरण लेकर लौटता कि वाह, जहां जब जब भी वे जाते और बार बार जाते, उन लोगों से मिलते, बातचीत करते, कुछ पहाड़ तोड़ने में मशगूल हैं, कुछ वहां का ये जायजा लेने में, कुछ ये करना है, बहुत सारी, क्योंकि प्लानिंग है, योजनाएं हैं। योजना के तहत कोसी बांध बंधे गया और बंधने वाला है। ये सुनकर, ये सोचकर लेखक उनसे बार बार जाते मिलने, उनके विचारों को जानते और प्रफुल्लित होकर लौटते, फिर पुनः फिर जाते और फिर आ जाते। मेरा उपन्यास समाप्त हुआ, फिर प्रकाशित हुआ, किंतु उस समय कोसी प्रोजेक्ट परीक्षा निरीक्षा के स्तर पर ही चल रहा था। अतः मेरे कृपालु मित्रों को इस बार मजाक का ही नहीं, बहस का भी विषय मिलेगा। किस बात पे? कि देखो, मेरा उपन्यास, उनका जो उपन्यास था परती पर कथा, वो समाप्त हुआ और उसके बाद वो प्रकाशित भी हो गया, किंतु उस समय कोसी प्रोजेक्ट परीक्षा निरीक्षा के स्तर ही चल रहा था। अब उन्होंने क्या लिखा लेखक ने अपने परती पर कथा में, कि कोसी पर डैम या बांध बनेगा ही, फसलें लहलाएंगी, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी, और वो प्रकाशित भी हो गया। अब देखो, जबकि वास्तव में ये वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, ये क्रिया या प्रोसेस, प्रक्रिया। ठीक है, क्या चल रहा था? कोसी प्रोजेक्ट का परीक्षा और निरीक्षा चल रहा था, क्या किया जाए या नहीं किया जाए। अतः मेरे कृपालु मित्रों को इस बार मजाक का ही नहीं, बहस का भी विषय मिल गया कि क्या लिखा है ये, क्या सोचते हो तुम, जो भी लिख दोगे दुनिया उसको पढ़ेगी, क्यों मजाक करते हो लोगों के साथ? हाँ, ऐसे ऐसे तुम रचना का मतलब ऐसे अपने आप को फेमस करोगे, प्रसिद्धि पर ले जाओगे? सोच समझकर तो लिखो। दुनिया भर की बातें लेखक के समक्ष उपस्थित हो जाती। धूसर वीरान अंतहीन प्रांत, पतिता भूमि परती जमीन, बंध्या धरती, धरती नहीं धरती की लाश, जिस पर कफन की तरह फैली हुई हैं बालू चरों की पंक्तियां,
परती पर कथा का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से हुआ है। अब शुरुआत तो ये हुई है कि ये है वहां की हकीकत, और अंत हुआ है इन पंक्तियों से। पर्दे पर धीरे धीरे बादामी छाया छा जाती है, वीरान धरती का रंग बदल रहा है। धीरे धीरे हरा, लाल, पीला, बैंगनी, हरे भरे खेत, परती पर रंग की लहरें, बांसुरी रंगों को सुर प्रदान कर रही है। अमृत हास्य परती पर अंकित हो रहा है। आसन्न प्रसवा परती हंसकर करवट लेती है। ये हुआ अंत। अब जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था उस समय तक, जब तक कि लेखक का दूसरा उपन्यास परती पर कथा प्रकाशित हो चुका था, लोगों की नजरों में आ चुका था, लोग उसको पढ़ चुके थे, और तब तक कोसी नदी पर बांध नहीं बना था। बस क्या था, फिर क्या था? ऐसे उनके मित्र हमजोली जो भी उनको जानते थे उनसे बहस करने के लिए तुले रहते थे हमेशा। बाद में मुझे भी लगा कि मैंने अतिरिक्त उत्साह में संभवतः बहुत बढ़ चढ़कर बातें कह दी हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जो मैंने कहा है, तो लेखक को भी महसूस हुआ कि लगता है मैंने सब कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर कह दिया। क्या होगा अब? मित्रों की बातें मेरे कानों के पास रह रहकर गूंज जाती। भाई साहब, कागज पर रंग की लहरें लहराना, अमृत हास्य अंकित करना बहुत आसान है, परती पर नहीं। ये जो तुम बातें कर रहे हो सब कागज तक ठीक लगती हैं, सत्य और हकीकत तो कुछ और ही है। अपनी सोच, अपने विचार अपने पास रखो। अभी कोसी प्रोजेक्ट का कभी नहीं शुरू हुआ है और आप हरे भरे खेत देखने लग गए। लोग उनसे कहते हैं हाँ, कि अच्छा धरती के रंग बदल रहे हैं, हरियाली छा रही है, धानी चूनर ओढ़ेगी। अरे अभी कोसी का मतलब शुरुआत तो हुई नहीं है और तुमने ये सब कर दिया। जरा सोच समझकर तो लिखते। दुनिया भर की बातें, अनर्गल बातें। अनर्गल हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सच में नहीं हुआ था और उन्होंने लिख दिया था बहुत कुछ। तो लेखक भी सोचते कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर लिख दिया हो। सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली सूझती है। क्या होता है? सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली सूझती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि डैम बनाने के बावजूद इस धरती को सींचकर भी खेती संभव ना हो। उनका यह कहना भी सही है कि ठीक है, यदि मान लो कि कोसी पर बांध बन भी गया, डैम बंद भी गया, तो जो सिंचाई होगी क्या उससे भूमि उपजाऊ होगी? क्या फसलें लहराएंगी? किसने कह दिया कि ऐसा होने से ऐसा हो ही जाएगा? सावन के अंधे को हर जगह हरियाली सूझती है। इस मुहावरे का अर्थ है सब कुछ आसान सा दिखाई देना, कुछ भी ऐसा नहीं, मुश्किल सा नहीं। ठीक है, सब कुछ आसान दिखाई देना। ऐसा भी हो सकता है कि डैम बनाने के बावजूद इस धरती पर धरती को सींचकर भी खेती संभव ना हो। तब आपकी करवट लेती इस आसन्न प्रसवा धरती के स्वप्न का क्या होगा जो तुमने कहा है कि करवट ले रही है? आसन्न प्रसवा जैसे गर्भवती स्त्री अब बस बच्चे को जन्म देने वाली है, शिशु जन्म होने वाला है शिशु का। फिर क्या होगा तुम्हारी इस अन्न प्रसवा भूमि का, यदि उसके बाद भी ये सब नहीं हुआ तो? आपके वे सपने मिट्टी में बिखरे के बिखरे ही रह जाएंगे। इस तरह से लेखक को तरह तरह की बातें सुननी पड़ी, किंतु इन सारी निराश वाणियों के बावजूद अंततः मैंने मेरे मन के कोने में प्रतिष्ठित दृढ़ विश्वास का स्वर कवि चंडीदास के स्वर में मुखरित होता। सुन रे मानस भाई, सवारी ऊपर मानुष सत्य तार ऊपर के चुना, सबसे ऊपर मनुष्य है। सुनो हे मनुष्य भाइयों, सबके ऊपर मनुष्य ही है, सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। मनुष्य चाहे कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस एक सोच, एक संकल्प, एक जुनून, एक जिद अपने मन में उठाना बाकी है। फिर देखो कैसे सारे कार्य संभव नहीं हो जाते,
क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी सिर्फ मनुष्य है। 3 साल पहले की बात है, गांव पहुंचकर एक नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। अब देखिए, लेखक ने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी हमारे समक्ष रखी है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। हमारे गांव का एक कर्मठ व्यक्ति तो आप समझते हैं, जो कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे, जो काम से कभी जी ना चुराए, जो हमेशा कर्म करता रहे, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, आश्रित ना हो, अपना स्वाभिमान के साथ कर्मठता, आत्मनिर्भरता, क्योंकि जो कर्मठ होगा वो आत्मनिर्भर होगा। तो ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है कि 10-12 साल पहले गांव छोड़कर पूरा मुल्क बंगाल में चला गया था। 10-12 साल पहले हमारे ही गांव का एक कर्मठ अच्छा खासा व्यक्ति गांव छोड़कर बंगाल चला गया, कमाने खाने के लिए, अपने परिवार को भी ले गया। पहले तो वह छठे, 6 माहे, होली, दिवाली, कुछ तीज त्योहार पर आता ही था गांव में, लेकिन अब तो लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 सालों से तो वो गांव आया ही नहीं, गांव का मुंह तक नहीं देखा, उधर ही बस गया था। गांव में 1-1.5 बीघा जमीन भी थी। करीब लगभग 8 साल बाद उसने सोचा कि अब गांव में तो रहना है नहीं, उस जमीन को भी बेच ही आते हैं। तो वो आया वापस बेचने के लिए। करीब 8 साल बाद वह अपनी जमीन बेचने के लिए आया। अब जैसे ही वो स्टेशन पर उतरा, अपने गांव की पगडंडी पकड़ ली, पतला रास्ता पकड़ लिया, और कुछ दूर जाने के बाद उसने गांव की ओर निगाह दौड़ाई। देखने लगा कि चलो भाई, मैं अपने गांव आ गया हूं, वही गांव, तरह तरह के विचार, जैसा अनुभव वैसे विचार, जैसा हम जिस व्यक्ति को जानते हैं या जिस स्थान के बारे में जानते हैं, हमारे विचार भी वही होंगे ना, उसी से संबंधित। अब वो आगे बढ़ता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, और गांव पर नजर दौड़ाई तो दृष्टि दौड़ाते ही वो थोड़ा सा भ्रमित हुआ। मैं कहां उतर गया हूं? क्या मैंने गलत स्टेशन पर आ गया हूं? ये क्या, हरे हरे खेत, धान लहरा रही है, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा गांव तो नहीं है। बेचारा आया विशाल परती के उस छोर पर उसका गांव, लेकिन ये क्या, यहां परती कहां है? यहां की बंजर धरती, भूखमरी सी, निराशा, उदासी कहां है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे लगा वह रास्ता भूलकर दूसरी ओर आ गया, जहां तक नजर जाती धान के खेत लहरा रहा है, चारों ओर हरियाली, नहर, पैनपुलिया, बांध। यह कहां आ गया वह? ये मैं कहां आ गया? वो सोचने लगा। उसको विश्वास हो गया कि लगता है मैं नींद में किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गया, मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा। वह स्टेशन लौट आया और चिंतित होकर पूछने लगा कि क्या यह वही स्टेशन है? तो उसका गांव कहां चला गया, किधर चला गया? इसलिए गांव के लड़कों ने इस आदमी का नया नाम दिया सुदामा। उसको देखते ही लोग गुनगुनाने लगते, सुदामा मंदिर देखे डरो। आपको पता ही है कि सुदामा की कहानी। जब सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं उनकी पत्नी के आग्रह पर, और कृष्ण से जब विदाई लेकर वापस आते हैं और अपने गांव या अपनी नगरी पहुंचते हैं, तो वहां देखते हैं कंचन महल खड़े हो, सुदामा मंदिर देखे डरो। कहां तो थी मेरी टूटी सी झोपड़ी, कंचन महल खले, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जिस तरह से हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे कि मेरा घर, मेरी झोपड़ी कहां है सब, ठीक उसी तरह से ये इस पाठ का सुदामा भी आश्चर्यचकित है कि कहां है वो बंध्या धरती, कहां है वो बंजर धरती, कहां है परती भूमि, कहां है ये सब, ये कहां आ गया मैं। ठीक सुदामा की तरह उसकी मनोदशा थी। सो गांव को हमेशा छोड़कर पूरा मुल्क बंगाल में बस जाने वाले सुदामा जी ने तब जमीन बेचने का इरादा ही बदल दिया। और बदलेगा क्यों नहीं, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं होगा, उसने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेखक के अतिरिक्त शायद ही वहां कोई और विरला व्यक्ति होगा जिसने लेखक के साथ आशावादी सोच रखी होगी कि दिन अच्छे आएंगे, दिन फिरेंगे। बंगाल में बसे परिवार को उठाकर फिर से गांव ले आए। पिछली बार 1.5 बीघा जमीन में 3 मन लरमा रोजो मैक्सिम गेहूं पैदा करने के बाद संकर मकई, मकई के बाद IR8 धान। मतलब ये सोचो कि खेती पे खेती, खेती पे खेती, वाह मजा आ गया। इस अभिनव सुदामा चरित के बाद इस अंचल की प्रगति और परिवर्तन के बारे में और क्या कहा जाए, सच में और इसके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि ये एक ऐसी कथा, वास्तविक कथा, वो तो पौराणिक कथा है, शायद हम लोगों ने नहीं
देखा है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ये तो एक ऐसे अंचल की कथा है जो लेखक स्वयं उसके भोगी हैं। जिस धरती पर कभी दूब भी हरी नहीं होती थी, वहां धान और गेहूं की बालियां झूमती हैं, नहरों के जाल बिछ गए हैं, परती का चप्पा चप्पा हंस रहा है, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है, सबके उदास चेहरे अब खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। सिंचाई, रासायनिक खाद, उन्नत बीज की महिमा से बंध्या धरती अन्नपूर्णा ही नहीं परिपूर्ण हो गई है। सब कुछ हो गया उसके पास। सच में जिस दिन हमारे खलियान पर गेहूं की फसल, पहली फसल कट कर आई, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, और होना भी चाहिए। क्योंकि कभी कहते हैं ना कि भाई हम क्या मांग सकते हैं ईश्वर से, हमें ये देना वो देना, लेकिन जो नहीं मांगते ईश्वर उसको अपने तरीके से देता है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। भजन भी है ना एक, कि परमात्मा सब कुछ जानता है, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य। और वहां के लोग जो निराशा में जी रहे थे कई पीढ़ियों से, अब देखो वहां मैंने बालियों को सिर से छुलाकर मूल मंत्र का जाप किया, नमन किया, फिर अपने दोनों उपन्यासों की निजी प्रतियां निकाल लाया और उनके अंतिम पृष्ठों पर लिख दिया। लाखों एकड़ कोसी कवलित मरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला होठी है, कफन जैसे सफेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी बेले लग गई हैं। मकई के खेतों में घास गढ़ती औरतें सचमुच बेवजह हंस पड़ती हैं। सारी धरती मानो इंद्रधनुषी हो गई है। जिसमें लिखा था पहले कि बेरंग है, रसहीन है, आज वो सब कुछ इतना परिवर्तित हो गया कि सब कुछ इंद्रधनुषी हो गया है। दिन फिरे हैं किसानों के, खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, सब मिलाकर एक स्वप्न लोक की सृष्टि साकार हो गई। चारों ओर अमृत हास्य, एक हरी क्रांति अपनी पहली मंजिल पर पहुंचकर सफल हुई है। सपने सच भी होते हैं और अपने भी। जिन्हें विश्वास ना हो वे स्वयं आकर देख जाएं, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैले हैं और फैलते जा रहे हैं। तो सपने बड़े देखो, जब बड़े सपने देखेंगे तभी उनको साकार करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करेंगे और वो साकार भी अवश्य होंगे। अब हम चलते हैं इसी पाठ के कुछ ऐसे प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं। जब लेखक कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में कुछ कहने या लिखने बैठता है तो बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। ऐसा क्यों ऐसा लेखक ने कहा है कि जब भी वे कोसी के बारे में लिखने बैठते हैं तो बहुत हद तक बात व्यक्तिगत हो जाती है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वे वहीं के निवासी थे जहां से कोसी गुजरती थी, उसी अंचल के निवासी। स्वप्नपरी, उत्तरी स्वप्नपरी हरि क्रांति में लेखक ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि जब कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में कुछ भी कहने या लिखने बैठते हैं तो वर्णन तटस्थ नहीं रह पाता, उसमें लेखक की व्यक्तिगता का सन्निवेश हो ही जाता है। ऐसा संभवतः इसीलिए होता है कि कोसी के साथ लेखक का भावात्मक एवं रागात्मक संबंध है। उसके स्वभाव संस्कार में कोसी पूरी तरह से रची बसी है, अतः उसके वर्णन चित्रण में उनकी व्यक्तिगता घुल मिल जाती है। मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने संस्मरण एवं रिपोर्ट ताज स्वप्नपरी हरि क्रांति में मानव जीवन के मार्मिक पहलू को स्पर्श किया है। एक सर्वविदित और सर्वज्ञात तथ्य है कि विधाता की सृष्टि में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बिल्कुल सही है कि ये उन्होंने बताया है और हम सब भी जानते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उससे ऊपर अच्छा अन्य कोई नहीं सृष्टि में, ना तो कोई उससे ऊपर है ना ही कोई उससे अच्छा है, सब कुछ तो है मनुष्य के पास। वाणी, विचार, बल, बुद्धि, सब कुछ, तभी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। इसी बात को बंगला के सुप्रसिद्ध कवि चंडीदास ने इस प्रकार व्यक्त किया है। सुन रे माने से भाए, सबारी ऊपर मानुष, सत्य तार ऊपर किछु नाए। कवि सुमित्रा नंदन पंत की भी पंक्ति है।
सुंदर है बहरा सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। विवेच्य जो है, जो भी अभी हमने देखा पाठ में, रेणु जी ने इसी तथ्य की संपुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि यह मनुष्य ही है जो घोर निराशा में आशा की लौ खोज लेता है और अपने उद्योग से प्रकृति को और भी अपने अनुकूल बना देता है। कोसी नदी जो उत्तर बिहार की अभिशाप मानी जाती थी, बिहार का शोक कही जाती थी, जिसके कारण हजारों हजार जिंदगियां पल भर में नष्ट हो जाती थी, वहां भी आजादी के बाद हरी क्रांति के फलस्वरूप खुशहाली आ गई, कृषि संभव हो गई, अमन चैन कायम है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में पूरी तरह सत्यापित और प्रमाणित हो चुका है कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वह चाहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। लेखक अपने दूसरे उपन्यास में दूने उत्साह से क्यों लग गए, पहले उपन्यास से इसका क्या संबंध है? अब दूने उपन्यास में उनके दूने उत्साह के साथ लगने का सबसे पहला कारण यही था कि उन्हें ये पता चल गया था कि जो उन्होंने अभी सिर्फ कल्पना की है वो साकार रूप लेने वाली है। कोसी बांध परियोजना शुरू होने वाली है, लोग उसमें मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना शुरू कर चुके हैं। लेखक उनसे मिलने जा चुके हैं, उनसे वार्तालाप किया, उनको नमन किया, प्रणाम किया। देखो, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने पहले उपन्यास में कोसी क्षेत्र के लिए एक सुनहरे दिन की कल्पना की थी। उन्होंने कल्पना की थी कि हिमालय की कंदराओं में एक विशाल डैम बनाया जा रहा है। पहले उपन्यास में उन्होंने सिर्फ कल्पना की थी, सिर्फ कल्पना, ठीक है, इतना ध्यान रखना, कल्पना की थी कि डैम बनाया जा रहा है, पर्वत तोड़े जा रहे हैं, हजारों लोग इस कार्य में लगे हैं, लाखों एकड़ जमीन जो बंजर है वहां की मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी। ये मात्र कल्पना थी बेटा, ये सब कुछ उनके पहले उपन्यास में मात्र कल्पना थी। जमीन फसलों से हरी भरी हो जाएगी, मकई के खेत में बालाएं हंसती हुई नजर आएंगी। ये जो उनका पहला उपन्यास था उसमें मात्र कल्पना ही थी, कुछ भी साकार नहीं था, कुछ भी वास्तविक नहीं था, कहीं कोई बांध या डैम बनाने की कोई हलचल भी नहीं थी पहले उपन्यास में, ठीक है। लेखक के इस उपन्यास पर उनके मित्र फिर व्यंग करना शुरू कर दिया, लेकिन लेखक की कल्पना अब साकार होने लगी। सरकार द्वारा कोसी योजना का आयोजन होने लगा। इंजीनियर कोसी अंचल में घूमने लगे, जायजा लेने लगे। जब ये लेखक ने देखा तो उन्होंने दूने उत्साह के साथ अपना दूसरा उपन्यास परती परकथा में हाथ लगा दिया। पहले उपन्यास में लेखक ने कल्पना की थी कि लोगों का दिल लौटेगा, लोगों में खुशी आएगी, और दूसरे उपन्यास में लेखक का सपना साकार हो गया। उनकी कल्पना जो थी वो बिल्कुल हकीकत में बदलने लगी। उपन्यास लिखने के दौरान लेखक पहाड़ों की कंदराओं में जाकर देवगणों को तपस्या करते देखा थे। बराह क्षेत्र उनका नया तीर्थ स्थल बन गया। वहां आदमी चट्टानों से लड़ रहे थे, खुद जैसे मौत से लड़ रहे हों, चट्टानों से लड़ रहे थे, कंदराओं में गुजर रहे थे। जहां लोग देखने से भयभीत होते हैं, उस ओर देखने से भयभीत होते हैं, वहां खुद मनुष्य जाकर योजना, जो बांध योजना थी, उसका प्रारंभ, शुभारंभ कर रहे थे। तभी तो मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, मनुष्य से ऊपर कुछ भी नहीं, ये भी लिखा है लेखक ने। लेखक बड़े बड़े टनेल में पहाड़ काटने वाले पहाड़ी जवानों से बातें करके धन्य हो जाते कि वाह क्या बात है, सत्य होने जा रही है उनकी कल्पना। कल्पना भी कभी सच हो सकती है, सपने भी कभी साकार हो सकते हैं। सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, सकारात्मकता चारों ओर सकारात्मक वातावरण ले ही आती है, ये भी दिखाया गया है, ठीक है। तो अब यहां बताया, अरुण तिमुर सुडकोसी के संगम पर बैठकर पानी मापने वाले, सिल्ट की परीक्षा करने वाले विशेषज्ञों को श्रद्धा तथा भक्ति से प्रणाम करके लौटे।
हर बार नई आशा की रंगीन किरण लेकर लौट आते। लेखक के नए उपन्यास से एक नई बहस का दौर शुरू हुआ। लेखक का उपन्यास पूरा हुआ और फिर प्रकाशित भी हुआ। उस समय कोसी प्रोजेक्ट परीक्षा निरीक्षा के दौर से गुजर रहा था। लेखक के कृपालु मित्रों को फिर मजाक का अवसर मिल गया और सिर्फ मजाक का ही नहीं, बहस का मुद्दा ही बना लिया कि भाई अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय तक कोसी बांध योजना का सिर्फ परीक्षा निरीक्षा ही चल रही थी, जांच वगैरह ही चल रही थी, वो सब लागू या काम की शुरुआत नहीं हुई थी। अब क्या हुआ? लोगों को बहस का मुद्दा मिल गया। अगला प्रश्न है, रेणु के इस रिपोर्टाज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति शीर्षक रिपोर्टाज रेणु जी की एक अनुपम रचना है। ये इतना ध्यान रखिएगा कि उत्तरी स्वप्नपरी उपन्यास नहीं है बेटा, ये रिपोर्टाज है। किसी घटना का ज्यों का त्यों वर्णन करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। रिपोर्टाज एक विदेशी शब्द है जिसे फ्रेंच भाषा से हिंदी में लिया गया है। किसी घटना को अपनी मानसिक छवि में ढालते हुए उसे प्रस्तुत कर देना या मूर्त रूप दे देना ही रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार किसी रिपोर्ट का कलात्मक और साहित्यिक रूप से रचना करना ही रिपोर्टाज है। अचानक घटित होने वाली घटनाओं के साथ, अर्थात यूरोप के युद्ध क्षेत्र में इसका जन्म हुआ। हिंदी में रिपोर्टाज लेखक की शुरुआत सन 1940 के आसपास से हुई। अंग्रेजी का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है और विदेशी भाषाओं में रिपोर्टाज रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो था। हिंदी में इसकी शुरुआत सन 1940 से हुई। इनकी प्रमुख विशेषता है कलात्मक प्रस्तुति। देखो, एक रिपोर्टाज लिखने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? कलात्मक प्रस्तुति। ऐसा नहीं कि सिंपल साधारण भाषा में लिख दिया। अलंकृत भाषा होनी चाहिए, रसात्मक भाषा होनी चाहिए, ऐतिहासिक चित्रात्मकता। इसका अर्थ क्या होता है कि पूरा का पूरा जो इतिहास की पृष्ठभूमि है उसके पन्नों को पलटकर देखें और उसमें से चुनिंदा ठोस बातें शामिल की जाएं जो कि प्रमाणित हो। विश्वसनीयता, भावावेश प्रधान शैली इत्यादि। हिंदी में यूं तो रेणु के पहले भी रिपोर्टाज लिखने वाले मौजूद थे, तथापि इनमें कोई शक नहीं कि इस विधा को सर्वाधिक समृद्ध किया, क्योंकि रिपोर्टाज के माध्यम से उत्तरी स्वप्नपरी ये रिपोर्टाज इतना प्रसिद्ध हुआ कि रेणु जी का नाम प्रसिद्ध रिपोर्टाज में शामिल हो गया। अत्यंत महत्वपूर्ण और सार गर्भित रिपोर्टाज है। इसमें कोसी क्षेत्र की सुदीर्घ नीरसता, भयावहता के बीच हरी क्रांति के कारण आई तब्दीली या परिवर्तन और खुशहाली का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। रिपोर्टाज के रूप में इस पाठ की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। विवेच्य रिपोर्टाज में कोसी का इतिहास, वर्तमान, भूगोल सब कुछ कथात्मक रूप में प्रस्तुत है, जो हमारे समक्ष आता है। ऐसा लगता है हमारे समक्ष चित्र चल रहे हो, है ना, चित्रात्मक। लेखक ने वहां से जुड़ी सभी बातों को एक कथा सूत्र से जोड़ दिया है। विवेच्य रिपोर्टाज का परिवेश पूर्ण रूपेण ऐतिहासिक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सिर्फ कल्पना, क्योंकि रिपोर्टाज में कल्पना का तो कोई स्थान नहीं है। जो सत्य है वही रिपोर्टाज है, जिसमें लेखक की हार्दिकता का रंग भी भरा पूरा है। चित्रात्मकता रिपोर्टाज विधा की एक उल्लेखनीय विशेषता है। यह रिपोर्टाज इस गुण से सम्मिलित है। रेणु जी ने कोसी क्षेत्र के जीवन को चित्रात्मक रूप से उपस्थित कर सजीव एवं साकार कर दिया है। पुनः प्रस्तुत रिपोर्टाज में वर्णित चित्रित सारे तथ्य अतिशय विश्वसनीय एवं प्रमाणिक हैं, पूर्ण रूप से प्रमाणित है। कल्पना का कोई स्थान नहीं है। लेखक ने सिर्फ कपोल कल्पना नहीं की, वरन वास्तविकता के ठोस धरातल पर वहां की जीवनगत हलचल का अंकन किया है। अतः इसकी विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आ सकती, कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकता। रिपोर्टाज लेखक की शैली बहुधा भावावेश प्रधान होती है। कहना ना होगा कि इस दृष्टि से यह रिपोर्टाज खरा उतरता है। लेखक का वस्तु वर्णन में प्रायः सर्वत्र भावावेश उमड़ पड़ा है। उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि न केवल रेणु का उत्तम रिपोर्टाज है, बल्कि संपूर्ण हिंदी रिपोर्टाज के मध्य विशिष्ट एवं
विलक्षण है। सन 1940 से शुरुआत हुई हिंदी रिपोर्टाज की, उसमें उत्तरी स्वप्नपरी हरि क्रांति रेणु जी का रिपोर्टाज सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में शामिल है। रेणु का पहला उपन्यास कौन सा था जिसका एक प्रमुख पात्र मलेरिया और कालाजार उन्मूलन में लगा हुआ है? कौन सा था पहला? मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित मैला आंचल 1954 हिंदी कथा साहित्य का प्रथम और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। यहां पर हम यह भी देखेंगे रेणु जी का जन्म 1921, मृत्यु 1977। एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से हर एक पाठ के 4 भाग आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं: व्याख्या, प्रश्न उत्तर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जब आप ध्यान पूर्वक इन चारों भागों को देख लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे ना, तो इतना मैं आपसे वादा करती हूं कि आपको उस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। तो सिर्फ देखना ही नहीं, अच्छे से सुनना और समझना, ताकि परीक्षाओं में या फिर कोई भी हमारी ही प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी कुछ आपसे पूछ ले तो आप बहुत अच्छे से इनका जवाब दे सके। बाकी हम हैं आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।